तो आज का पहला टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो, इसमें पहला केस ले रहा हूँ मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ये मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया ए। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये मिरर एम कैसे बनाएगा ये मुझे पता लगाना है। तो मैंने बोला देखो, वैसे तो ए से मल्टीपल रेज जाएंगी, इन्फानाइट रेज जाएंगी मिरर की तरफ, पर इमेज की लोकेशन पता लगाने के लिए दो ही रेज काफ़ी हैं। तो उनमें से एक रे मेरे पास बड़ी सिंपल सी, मैं वही सिलेक्ट करूँगा। ये वो वाली रे है जो उस मिरर पे नॉर्मल के लॉन्ग इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो ये रे मिरर पे ऐसे आई नॉर्मल के लॉन्ग, और रिफ्लेक्ट होके वापस अपना पाथ रिट्रेस कर गई, ठीक है। दूसरी रे मैं सिलेक्ट करूंगा, कोई भी रैंडम रे, लेट्स से ये वाली रे है जो नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पर इंसिडेंट होती है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है। अब देखो, थीटा अगर वेरिएबल होगा तो ये ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये बदलता रहेगा, तो आपकी रे बदलती रहेगी। तो ये एक जनरल रे है, ये एक स्पेशल रे ली मैंने, ये एक जनरल रे ली। मैं ये प्रूव करूंगा कि कोई भी जनरल रे इस स्पेशल रे से एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वहीं पे इमेज बनेगी। यस और नो? सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऐसे गई। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। यस और नो? बोलिए। यस सर। इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। ये डाइवर्जिंग रेज है, राइट। सो इनका असली में इंटरसेक्शन तो कहीं होगा नहीं। इनको इंटरसेक्ट कराने के लिए हमें एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये रेज डाइवर्जिंग है, आपकी जो इमेज बनेगी रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन से जो इमेज बनेगी, दैट इमेज विल बी, क्या होगी वो इमेज? बताइए। वो इमेज आपकी वर्चुअल होगी। ये ए डैश क्या है? ये आपकी वर्चुअल इमेज है। ये आपका ए क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंस्टेंट रेज डाइवर्जिंग है इसलिए रियल ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग है इसलिए वर्चुअल वर्चुअल इमेज। ओके, नाउ मैं इस ए डैश की पोजीशन निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने। अच्छा, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, ये मिरर का नाम एम दे रखा है, तो इस पॉइंट का नाम पी दे दिया, इस पॉइंट का नाम क्यू दे दिया। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल के लॉन्ग है, ये एंगल थीटा, तो ये मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होगा। फिर ये दोनों 90 डिग्री हो गए, है ना। और ये वाली साइड कॉमन हो गई, राइट। ये वाली साइड कॉमन हो गई। अब ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। सो वी हैव एंगल साइड एंगल ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। यस और नॉट? यस और नॉट? तो ये यस सर। दिस मीन्स दैट ए पी is equal to a dash p, which means object distance is equal to image distance। कोई दिक्कत? तो यहां पर अगर मैं इमेज का नेचर बताने जाऊं तो क्या बोल सकता हूं? सर इमेज नेचर ऐसे नहीं लिखेंगे। इमेज इज, इमेज कैसी है, कहां पर है? सबसे पहले कहां पर है? पहला, बिहाइंड द मिरर, राइट। मिरर के बिहाइंड में अगर देखा जाए तो वो रिफ्लेक्टेड साइड नहीं है। रिफ्लेक्टेड साइड पर हमेशा कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। वो हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं, क्योंकि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्जिंग। सो ये कैसी इमेज है? वर्चुअल है। और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम
मिरर एज ऑब्जेक्ट, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे ही इमेज भी है। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। कॉपी हो गया? तो बचपन से करे आ रहे हो, राइट? लेकिन अभी मैं इमेज इन रियल सॉरी इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है बोल नहीं सकता। अभी मैं इमेज सेम बड़ी है कि छोटी है बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट था, पॉइंट इमेज, राइट? अभी मैं उस बारे में कमेंट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें अगले केस पे चलना पड़ेगा जहां पे ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि एक रियल साइज का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ू आगे फिर। यस। सो केस 2 है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो फाइनाइट है, ये मिरर है। क्या निकल रहा बार बार? ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया लेट्स से ए बी। तो ए ये वाला पॉइंट है, बी ये वाला पॉइंट है। ए की इमेज भी मिरर बनाएगा। कहाँ बनाएगा? इक्वल डिस्टेंस पे बनाएगा। बी की इमेज भी मिरर बनाएगा। कहाँ बनाएगा? इक्वल डिस्टेंस पे बनाएगा, है ना? कोई दिक्कत? सो हमारी इमेज बनेगी ऐसी, ए की इमेज ए डैश, बी की इमेज बी डैश। ये ऑब्वियसली सारे एंगल 90 डिग्री हैं, है ना? सो बोथ ऑफ दीज आर कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स। सो क्लियरली जो इमेज बनी वो कैसी बनी बताइए तो जरा। इमेज इज, सबसे पहले तो वर्चुअल तो थी हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं इसको, है ना? क्योंकि ए की इमेज ए डैश भी वर्चुअल होगी, बी की इमेज बी डैश भी वर्चुअल होगी, ओवरऑल ए बी की इमेज एड ए डैश बी डैश भी वर्चुअल होगी। ठीक है, सबसे पहले तो वर्चुअल है, फिर इरेक्ट है। और क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स बनेंगे वी कैन से, या सिंपली ये भी एक बड़ा रेक्टेंगल बनेगा, इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं ये ए डैश बी डैश और ए बी इक्वल होगा, इसलिए सेम साइज का होगा। कोई दिक्कत? नो। ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर तो था ही था, एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। कोई दिक्कत है इसमें? एक और बात आप लोगों ने पढ़ी होगी बचपन में बार बार कि इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। वो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा आपको, पर लैटरली इन्वर्टेड होगी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज। लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज आपने देखा होगा अपनी इमेज जब आप मिरर में देखते होगे तो उसमें लेफ्ट और राइट जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना? आपका लेफ्ट आपका राइट बन जाता है और आपका राइट आपका लेफ्ट बन जाता है इमेज में, राइट? यस सर। इसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज को क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। बट सच्चाई ये है ना बेटा कि लैटरल इन्वर्जन सही कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी बुक्स में यही दे रखा है, एग्जाम में ही पूछा जाएगा कि लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज का मतलब क्या है, तो आपको यही लिखना। सॉरी, लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, क्या लिखोगे? लेफ्ट और राइट इमेज में इंटरचेंज हो जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं होते। क्यों नहीं होते? कुछ और इंटरचेंज हो रहा है। कॉपी हो गया ये चीज? यस सर। कुछ और इंटरचेंज हो रहा है। क्या इंटरचेंज हो रहा है? देखो, ये आपका मिरर है। अगर आप इसके सामने एक लेटर लिखते हो बी, तो इसकी इमेज मिरर कैसा बनाएगा? ऐसा बनाएगा ना? तो लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हुए क्या? हो गए ना? बोलो, हुए कि नहीं? एक्चुअली आपको यहां साइड में देख के लग रहा है लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हुआ है, बट असली में क्या इंटरचेंज हुआ है? फ्रंट एंड बैक इंटरचेंज हुआ। ध्यान दीजिएगा, मिरर के जिस साइड, अगर ये आपके सामने मान लो एक मिरर रख दूं मैं, तो मिरर के जिस साइड में आपका राइट हैंड होता है
आप राइट हैंड को मूव करते हो तो इसी साइड वाला हैंड मूव करता है ना। ये अगर मिरर में अगर आप अपने आप को देख रहे हो, आपने राइट हैंड में पेन पेन पकड़ रखा है, तो ये मिरर इस हाथ में पेन पकड़ के रखेगी, हाँ या ना, ये इमेज सॉरी, हाँ या ना। Yes, sir. अब अगर आप जब इसको मूव करोगे, इस हैंड को, अपने राइट हैंड को, तो मिरर भी इसी हैंड को मूव करेगी, हाँ या ना। और मतलब कि अगर आप मिरर के इस साइड वाले हैंड को मूव करते हो तो इमेज भी मिरर के इस साइड वाले हैंड को ही मूव करेगी। तो लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं हुआ है। असली में क्या हुआ है, आप मिरर की तरफ देख रहे थे और ये मिरर से बाहर देख रहा है, इसलिए इफेक्टिवली इमेज के रेस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हुआ है ना। ट्रू फ्रेंड्स में क्या इंटरचेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड बैक, राइट। यहां देखिए, ये फ्रंट था, इसमें ये फ्रंट है ना। मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन में चीजें चेंज होती हैं, ओके। समझ में आया कि नहीं आया। बढ़े आगे। Yes, sir. तो फ्रंट और बैक जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। चलो, इसको अगर अभी भी किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो एक एग्जांपल और देख लो। इमेजिन करो कि आपके पास क्या मतलब, हमारे ये माउंटेन्स की ड्राइंग भी भूल गया मैं इतना, ठीक है। माउंटेन्स में से सन निकल रहा है, माउंटेन्स के पीछे सन निकल रहा है। बचपन वाले एकदम जो सीनरी बनाते थे सबसे पहले, ठीक है। ग्रीन कलर पहले से मेरी स्क्रीन पे, उसको वो करने की जरूरत है नहीं। और यहां पर लेट से एक लेक है। लेक ऑब्वियसली ऐसी होगी कुछ, पीछे देखोगे तो कुछ फैली हुई, लंबी चौड़ी फैली हुई लेक है, पर मैं उस लेक को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस माउंटेन की इमेज कैसे बनेगी बताइएगा तो। ऐसी ना बनेगी, ऐसी इमेज बनेगी ना लेक में। तो क्या इंटरचेंज हुआ, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हुआ क्या, नहीं इंटरचेंज हुआ। क्या इंटरचेंज हुआ, मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन में जो कुछ भी था वो इंटरचेंज हो गया, हाँ या ना। Yes, sir. समझ में आ गई बात। आगे बढ़े फिर, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. चलो फिर, तो एक मिरर कैसी इमेज बनाता है अपनी, क्या बोलते हैं, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, डिमिनिश बनाता है, लेकिन किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इमेज बाय प्लेन मिरर फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। इमेज बाय प्लेन मिरर फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, पहले तो मिरर बना लेते हैं। सर ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और इसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। तो ये तो रियल ऑब्जेक्ट रहता है ना, क्योंकि ये इंसिडेंट साइड पर है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा बताइए तो, ये केस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा बताइए तो, इंसिडेंट साइड पे नहीं रहेगा, है ना।
तो सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा। सर अगर यहाँ रहेगा तो लाइट इंसिडेंट कैसे होगी? अरे भैया, इधर से अगर लाइट इंसिडेंट हो गई तो यही इंसिडेंट साइड हो गया ना, इधर से लाइट इंसिडेंट नहीं होगी। लाइट इंसिडेंट कहाँ से होगी? एक्चुअली में ये होगा कि लाइट ऐसे आ रही होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों है सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट? क्योंकि इंसिडेंट रेस कन्वर्जिंग है, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? यस सर। देखो, ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बुक्स में लिखा नहीं होता है, पता नहीं क्यों। एक रे ऑब्वियसली ऐसे भी आ रही होगी जो नॉर्मल के लॉन्ग आएगी, है ना? ऐसी बहुत सारी रेज होंगी। ये रेज अब रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्टेड रेज का मैं कलर बदल दे रहा हूँ ताकि आपको विजुलाइज करने में आसान हो। असली में कलर चेंज नहीं होता ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन से। सो रे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ मीट करी, यहाँ से ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ मीट करेगी, और ये वाली रे भी ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पर मीट करेगी, राइट? सो ये बन जाएगा मेरा, क्योंकि रेज कन्वर्जिंग है, रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग है, ये इमेज जो बनी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन है, ये क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और ये कैसा इमेज होगा सर? ये रियल इमेज होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग है। समझ में आई बात? सो प्लेन मिरर के बारे में एक चीज हमें समझ में आ गई, क्या? ऑब्जेक्ट, इमेज, ये प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, किसी और मिरर के लिए नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगी, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो इमेज क्या होगी? रियल होगी। समझ में आया, हाँ या ना? ये इमेज भी सेम साइज की होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड ये वाली भी होगी। बाकी सारी चीजें इसके लिए भी ट्रू है, बस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? नो सर। हम्म। ओहो, नहीं वो बच्चे की नहीं आ रही थी। ठीक है, ठीक ठीक। अरे आप लोगों के बैच में, आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया सुपर, आप दूसरे ग्रुप में भेजा नहीं मैंने। एक सेकंड, कुछ देर रुक लेते हैं।
सर हो गया सर। थोड़ा सा ना कुछ बच्चों को मैंने लिंक भेजा नहीं था, तो थोड़ा सा एक बार फटाक से 2 मिनट में रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग बेटा थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वैसे कुछ खास बड़ा चीज़ हुआ नहीं है। आज की क्लास बेटा शुरुआत हुई थी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर से। उसमें हम लोगों ने पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज निकाली, जब ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 10th में। 2 रेज ड्रॉ किए, उससे हमने इमेज की लोकेशन निकाली। हमने बोला जब रियल ऑब्जेक्ट था तो वर्चुअल इमेज बनी। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स को आप एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हो, और उससे क्या हो जाएगा, आपका रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, ये इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, इक्वल डिस्टेंस में बनेगा मिरर से, और वर्चुअल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो अपन ऑलरेडी जानते हैं क्लास 10 तक। इसको कॉपी मत करो, बाद में कॉपी कर लेना, उसमें वीडियो से कॉपी कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था फाइनाइट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, तो हमने बोला ये फाइनाइट ऑब्जेक्ट है। इसमें इस ऑब्जेक्ट का नाम अगर मैं ए भी देता हूँ तो ए की इमेज ए डैश बनेगी, बी की इमेज बी डैश बनेगी, ए बी की इमेज ए डैश बी डैश बन जाएगी। ठीक है, ये इमेज कैसी होगी सर, ये इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम साइज की होगी, है ना। वर्चुअल है क्योंकि पीछे बनी, इरेक्ट तो दिख ही रही है, सेम साइज की भी दिख ही रही है, और मिरर के पीछे बन रही है, क्योंकि वर्चुअल इमेज मिरर में हमेशा पीछे बनती है। इमेज कहाँ बनेगी वर्चुअल वाली, रिफ्लेक्टेड साइड पे नहीं बनेगी। रिफ्लेक्टेड साइड सामने है, इंसिडेंट साइड भी सामने है, रिफ्लेक्टेड साइड भी सामने है, तो पीछे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज होगी मिरर के केस में। ठीक है, सो इट विल बी बिहाइंड द मिरर, और ये भी जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज इस केस में भी बनेगी। ओके, एक और पॉइंट है कि लैटरली इन्वर्टेड होगी, मतलब लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज होगा। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में भी, पर मैंने आपको ये बताया आज की क्लास में कि देखो एक्चुअली में लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं हो रहा है, मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन में चीज़ें इंटरचेंज हो रही है, फ्रंट और बैक इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, फ्रंट और बैक इंटरचेंज हो रहा है, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये वाला लिया, ये सीनरी जो अपन बचपन से बनाते आए हैं, पहाड़ में सन उग रहा है और इसका एक लेक में अगर इमेज बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। देखिए लेफ्ट अभी भी लेफ्ट है, राइट अभी भी राइट है। हुआ क्या है, मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन में चीज़ें एक्सचेंज हो गई हैं, तो मिरर के हिसाब से फ्रंट और बैक एक्सचेंज होता है, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं होता। ओके बेटा, यहाँ तक पढ़े थे। इसका हम लोग आए इमेज बाय प्लेन मिरर फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएगा, तो हमने बोला यार वर्चुअल ऑब्जेक्ट पीछे होगा, कब बनेगा, जब इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग होगी। तो ये ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से बनेगी यहाँ पर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग है, ये जो इंटरसेक्शन है ये कैसा इमेज बनाएगा, ये रियल इमेज बनाएगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनती है। बाकी चीज़ें सेम है कि सेम साइज़ की बनेगी, इक्वल डिस्टेंस बनेगी, लैटरली इन्वर्टेड बनेगी, बाकी सब कुछ सेम है। बस फ़र्क क्या है, अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगी फॉर अ प्लेन मिरर। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए ट्रू है, और बाकी मिरर्स के लिए ट्रू नहीं है, या लेंस के लिए ट्रू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लिए ही ट्रू है। ओके, ठीक है, इतना ही पढ़ाया है आज अभी तक, तो इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके बेटा, जो लोग आए थे वापस छोड़ क्यों दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हमने देख ली। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मिरर प्लेन मिरर की इमेज के लिए थोड़ा सा कभी कभार किसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस हो सकती है, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे लीनिंग है मिरर के पैरेलल लाइन से थीटा एंगल पर, तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी लीनिंग, ऐसे थीटा एंगल पर। ठीक है, कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि ए की इमेज यहाँ बनी, बी की इमेज यहाँ बनी, ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, दोनों फिर से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए सारे एंगल्स फिर से इक्वल होंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए सर, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, तो 5 चीज़ें सेम हो गई ना, 3 साइड 2 एंगल। तो
तो दोनों ट्रायंगल, दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ओके सर। ये कॉपी नहीं करना है यार, ये तो पता है, ये तो आप ऐसे भी निकाल लोगे ना, अगर ये इधर थीटा घूमेगा तो उधर थीटा घूमेगा। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. चलो फिर, इमेज बन गई। कैसी इमेज बनाता है प्लेन मिरर? वर्चुअल इमेज बनाता है अगर ऑब्जेक्ट रियल हो तो। अगर ऑब्जेक्ट का नेचर नहीं गिवन है क्वेश्चन में और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो आप क्या एज्यूम करोगे, हमेशा ऑब्जेक्ट को रियल मानोगे। ओके बेटा, ओके, ओके सर। ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट्स do not get laterally inverted image in a mirror। बहुत ही वाहियात सा क्वेश्चन है, पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी के जैसे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इंग्लिश के कितने अल्फाबेट्स कैपिटल कैपिटल लेटर में, ठीक है, स्मॉल में तो कोई भी नहीं होता ऐसा, कैपिटल लेटर में कितने अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज में लैटरल इन्वर्जन नहीं आता है। अब देखो, लैटरल इन्वर्जन आता तो हमेशा है, नहीं आता है का मतलब क्या है कि लैटरली इन्वर्ट हो भी जाए तब भी इमेज सेम टू सेम लगती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक मिरर है सर ए। इसके सामने अगर मैं ए रख दूंगा तो इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी ना। लैटरली इन्वर्टेड है बट ए की इमेज ए ही बनी ना। बी की इमेज बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ये उल्टा कुछ बन जाएगा, राइट। तो ये गलत सर है। एच भी होगा। हाँ, तो कौन कौन से हैं जो गिनते जाते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, सर ए है, बी नहीं है, सी है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच, आई, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम, एन नहीं है, ओ, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड नहीं है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3, चलो बजाएं बीन, 11, राइट। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ Yes, सर। sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इमेज फॉर्मेशन बाय मल्टीपल मिरर्स। अगर एक से ज्यादा मिरर हुए तो इमेज कैसे बनेगी, कितनी बनेगी, ये हमें देखना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला केस है 2 पैरेलल मिरर्स फेसिंग ईच अदर। हमेशा फेसिंग ईच अदर ही रहेंगे, बस जबरदस्ती यहाँ पे लिखने का मन किया मैंने, लिख दिया मैंने। अगर मेरे पास 2 मिरर्स हैं जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो इमेज कैसे बनेगी देखते हैं। देखो, समझने के लिए ना एग्जाम्पल बेटर है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, रादर देन मैं वेरिएबल में कुछ समझाऊं, नंबर्स में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दैट। ये हमारे पास 2 मिरर्स हैं, M1 M2, ठीक है।
और बीच में यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने O। ये ऑब्जेक्ट मैंने बोला M1 से ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और M2 से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ओके, सो मैं पहले इसकी इमेज M1 में बना रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं इसकी इमेज बनाता हूँ M1 में। तो क्या होगा, लाइट इधर से आई, इधर से आई, M1 में इमेज बनी इसकी, है ना, M1 की फर्स्ट इमेज है ये, तो इसको मैंने बोल दिया I11, फर्स्ट इमेज है मिरर 1। इस रे का क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, M2 से टकराएगी, आया ना, बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. तो जब ये रेज जाके M2 से टकराई तो क्या हुआ, M2 के लिए ये I11, ध्यान दीजिएगा, ये I11 क्या है, दिस I11 इज वर्चुअल इमेज फॉर M1, यस और नो, है ना। M1 से रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन है और रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग है, इसलिए इमेज वर्चुअल है। वैसे भी ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल है, राइट, इमेज पीछे बनी है इसलिए वर्चुअल। चलो, बट दिस I11 इज ऑल्सो द रियल ऑब्जेक्ट फॉर M2। हाँ या ना, क्योंकि जो रेज यहां पर इंसिडेंट हो रही है उनका भी इंटरसेक्शन यही है, और ये इंसिडेंट रेज ध्यान दीजिएगा डाइवर्जिंग है कि नहीं, बोलिए, अरे बोलो ना यार। यस सर। सो I11 इज रियल ऑब्जेक्ट फॉर M2, ठीक है। सो इसकी इमेज M2 बनाएगा, कहां बनाएगा सर, ये तो 5 सेंटीमीटर पीछे बना था, अब ये 13, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना, 13 ना, 13 सेंटीमीटर, 13 + 5 18 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. अब देखो यहां से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी M1 पे जाएंगी, M1 के लिए ये इमेज क्या है, दिस इज वर्चुअल इमेज फॉर M2 बट रियल ऑब्जेक्ट फॉर M1, यस और नो। सो अब ये M1 जो है इसकी इमेज बनाएगा, कहां बनाएगा सर, 18 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर आगे है तो उतना ही सेंटीमीटर पीछे, आया ना, बोलो बोलो ना भाई। सर। तो इमेज कैसे बन रही है, एक पैटर्न देखा आपने, ये M1 है, ये M2, ये इमेज जो M1 में बनी कहां बनी, 5 सेंटीमीटर पे बनी, उसकी इमेज M2 बनाएगा, कहां बनाएगा, 5 + 18 सॉरी 5 + 13 18 सेंटीमीटर पीछे, है ना, राइट, मतलब जो दोनों मिरर्स के बीच में डिस्टेंस है उसको ऐड कर दिया हमने, Yes, sir. और फिर इसकी इमेज ये M1 बनाएगा, कहां बनाएगा, 18 तो ये पीछे था प्लस 13 और, तो 18 में 13 और जोड़ दो, कितना आया, 31 सेंटीमीटर पीछे बनाएगा, उसकी इमेज फिर से M2 बनाएगा, कहां, 31 + 13 44, आया ना, बोलो, एंड सो ऑन, +13 57 +13 70 एंड सो ऑन, राइट, ऐसी इमेज बनती जाएगी, हाँ या ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। लेकिन यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक और रे होगी जो पहले M2 की तरफ जाएगी, है ना, तो इसकी इमेज डायरेक्ट M2 भी तो बनाएगा, बोलो, यस सर। कहां बनाएगा, ये 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर पीछे, और उसकी इमेज M1 बनाएगा 8 + 13 21 सेंटीमीटर पे, इसकी इमेज फिर से
M2 बनाएगा 20 + 13 34 सेंटीमीटर पीछे, फिर ये बनाएगा 34 + 13 कितना हुआ, फिर 13 ऐड करोगे 47 में तो 60 सेंटीमीटर पे, फिर 73 पे एंड सो ऑन, है ना। बोलो नंबर ऑफ sir. इमेजेस कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि ये चलता जाएगा कभी खत्म नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बताओ फिफ्थ इमेज इन M1 तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 57 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन अगर बोला जाए डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ इमेज इन M1 फ्रॉम M2 तो क्या बोलोगे, 57 + 13 70 सेंटीमीटर, है ना। बोलिए, Yes, sir. कॉपी कर लो फिर इसे। समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया, समझ गया सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। टू पैरेलल मिरर्स फेसिंग ईच अदर, कॉपी कर लो, करो। तो ऑब्जेक्ट इमेज के नेचर का भी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ूं आगे। Yes, sir. तो पहला केस हो गया दो पैरेलल मिरर्स का। नेक्स्ट केस है अच्छा, कोई और नंबर आएगा तो सॉल्व कर लोगे ना इसको, कैसे कैसे करते हैं। क्या करना है, दिस नंबर यहाँ पे बनी, फिर उसमें ये 13 ऐड कर दो, मतलब दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस ऐड कर दो, ऐसे 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 चलते जाओ, फिर उधर पहली इमेज बनाओ, उसमें भी सेम डिस्टेंस ऐसे 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 करते जाओ, राइट। चलो केस 2, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स। दो मिरर्स हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर दो मिरर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इमेज कैसे बनेगी एक बार देखो। ये मिरर है M1, ये मिरर है M2, राइट। यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस M2 मिरर से x है और इस M1 मिरर से y है ना। तो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की ये मिरर M1 इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, y डिस्टेंस में बनाएगा।
इसको अगर मैं एक्स एक्सिस m1 को अगर मैं एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दूं, m2 को अगर मैं वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दूं इस प्लेन के अंदर, तो इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कॉमा वाई है। इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताइए तो? एक्स Y, को Y. x कॉमा माइनस वाई। इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज m2 बनाएगा, कहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स। तो ठीक। लेकिन होगा क्या, ये इमेज बनी कैसे सर, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, मतलब पहली रे गलत बना दी मैंने, उसकी जरूरत नहीं थी। बहुत सारी रेज आई होंगी, मैं से कोई भी दो रे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक रे ऐसे आई होगी, एक रे ऐसे आई होगी, है ना। ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद m1 पे जाएंगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला इमेज होगा, राइट। और ये वाला जो इमेज है, ये इस m1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना, बोलो। सर सो m1 क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, कहां पर, ये डिस्टेंस y है, तो y डिस्टेंस इधर, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके, क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। सिमिलरली इसकी इमेज ये m2 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। हाँ सर। ये x, ये भी x, और इसकी जो इमेज है m2 बनाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, सेम, राइट। इसका मैं नाम दे रहा हूं I11, मिरर वन में पहली इमेज। इसका नाम मैं दे रहा हूं I21, मिरर टू की फर्स्ट इमेज। ये क्या है सर, ये I12 भी है, मिरर वन की फर्स्ट इमेज भी है, और I22 भी है, मिरर टू की सेकंड इमेज भी। दोनों इमेज यही है, एक ही जगह पर है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी बताइए तो, कितना हुआ। 3। एक्चुअल में 4 बनी, पर उसमें से 2 तो कोइंसाइड कर गई, तो इफेक्टिवली कितनी बनी, 3 ही बनी। ओके, कैसे आया ये 3, या टोटल 4 बनी, क्योंकि उसमें से 2 कोइंसाइड कर गई, तो इफेक्टिवली 2 की जगह 1 काउंट करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। सर बना रहे हैं सर। हो गया, नहीं सर कर। ठीक है, ठीक।
हो गया sir। चलो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, ये जो रेज है ना वो लगातार डाइवर्ज ही हो रही है। तो हर एक मिरर के लिए जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है सारे के सारे रियल है। ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉर ईच मिरर इज इक्वल टू रियल एंड ऑल इमेजेस क्या हो रही हैं, वर्चुअल हो रही हैं। कोई दिक्कत है? सारी इमेजेस मिरर के पीछे बन रही हैं, मिरर के आगे कोई इमेज नहीं बनेगी ऐसे केसेस में, क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके से हमें मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि लगातार जो रेस है वो डाइवर्ज ही हो रही है, कन्वर्ज हो ही नहीं रही रेस, किसी भी रिफ्लेक्शन में रेस कन्वर्ज नहीं हो रही। राइट, आगे बढ़ रहा हूं। केस 3, mirrors at some जनरल एंगल, किसी भी एंगल पर रखें मिरर्स, जरूरी नहीं है पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, देखो एक्चुअली इसमें ना दो तरीके से चीजें पढ़नी है अपन को। पहले वो कुछ स्पेशल केसेस, कौन से एंगल्स, लेट्स से थीटा, जो एंगल का नाम अपन को दिया थीटा, इसमें जो आपके सिलेबस में मेन पार्ट है वो केस 1 है। थीटा ऐसा, थीटा इज सच दैट 360 डिग्री बाय थीटा इज सम natural number n is equal to n which belongs to natural numbers. okay, मैथ्स की लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना सबको? सेट वाला, हाँ सर। ये n नेचुरल नंबर है। तो ऐसे में क्या होगा, अब इस केस 1 के बहुत सारे केसेस बनने वाले हैं। देखो, अगर जो मिरर्स के बीच में एंगल थीटा है अगर, तो नंबर ऑफ इमेजेस का सीधा सा फॉर्मूला, लेकिन दो केसेस है। क्या, एक केस है जिसमें थीटा बोल रहा हूं, जिसमें आपका ये जो n आया है ना ये इवन है, और एक केस है जिसमें n आपका ऑड है। मतलब मान लो ये थीटा 45 डिग्री है, तो 360 डिग्री बाय 45 डिग्री कितना होगा, 8 होगा, तो इवन है, उधर चले जाओगे। लेकिन अगर ये थीटा मान लीजिए 72 डिग्री है, तो एक n कितना हो जाएगा, 5, ऑड है तो इधर चले जाओगे। ठीक है बेटा, अगर ये थीटा लेट्स से 120 डिग्री है तो 3 आएगा n की वैल्यू, इधर चले जाओ। ओके, सो अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती हैं, irrespective of everything number of image is equal to n minus 1 होगी। ओके बेटा, ठीक है। और अगर n ऑड है तो फिर से दो केसेस बनेंगे, ऑब्जेक्ट, अच्छा अगर आपका n ऑड है तो दो केसेस बन रहे, कौन कौन से, एक तो है सिमेट्रिकल केस। सिमेट्रिकल केस का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है बाइसेक्टर पर रखा हुआ, एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्ट जो है वो असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। मतलब ये है कि इसका एग्जांपल बता दे रहा हूं, लेट्स से ये दोनों के बीच का एंगल थीटा, जो दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो 72 डिग्री है। तो 36 डिग्री वाला जो केस है ये आपका सिमेट्रिक है ना, दोनों मिरर से सेम एंगल पे, राइट। ओके बेटा, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इस लाइन पे रखा हुआ है तो सिमेट्रिक केस है, अगर यहां या यहां रखा हुआ है तो असिमेट्रिक केस है। ओके बेटा, समझ में आया? यस यस सर। तो अगर सिमेट्रिक केस है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी,
n-1 होंगी, और असिमेट्रिक केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, सिंपली n। अब देखो लॉजिक समझो, क्या हो, क्यों हो रहा है फॉर्मूला, ऐसा क्यों बन रहा है। हम लोगों ने ये केस देखा था परपेंडिकुलर मिरर वाला, इसमें ये थीटा कितना 90 डिग्री है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 360 डिग्री को 90 डिग्री से डिवाइड करो क्या बनेगा, 4 बनेगा, 4 आएगा है ना। तो 4 इमेजेस बनी, पर क्या होता है उसमें से आखिरी की 2 इमेजेस जो है ना वो कोइंसाइड कर जाती है, तो 4 - 1 3 हो जाता है, ठीक है। तो जब जब ये n इवन है तब तब क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी n, पर आखिरी की 2 कोइंसाइड कर जाएंगी, इसलिए दिखेंगे कितनी, n-1। ओके बेटा। सिमिलरली जब n ऑड है तो फिर से क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी कितनी, n ऑड है तब भी नंबर ऑफ इमेजेस n बनेंगी, पर सिमेट्रिक केस में आखिरी की 2 कोइंसाइड कर जाएंगी, दिखेंगे n-1। असिमेट्रिक केस में आखिरी की 2 कोइंसाइड नहीं करेंगी और हमें सारी की सारी इमेजेस अलग अलग नजर आएंगी, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ में आया कॉन्सेप्ट Yes. नहीं, हाँ बोलिए सर हाँ सर। आगे, ठीक। चलो तो इसका केस 1 था, ध्यान रखें, जनरल एंगल वाला, ठीक है। अब हम पूरा रैंडम केस देखेंगे जिसमें ये डिवाइड नहीं कर उस केस को देखेंगे, और उसी से आप इसको भी डिराइव कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। बढ़ू आगे, कॉपी हो चुका है ये। यस सर, कॉपी हो। अच्छा एक चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछले केस में क्योंकि डायग्राम बना चुका हूं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कॉर्नर से जो डिस्टेंस है ना बेटा, मान लो ये है, अगर मैं, अच्छा चलो नेक्स्ट पेज में डायग्राम, इसमें ज्यादा हौच बन जाएगी। केस 2 क्या है, एनी जनरल थीटा, देखो मैंने ये एक मिरर लिया, ये दूसरा मिरर लिया, और यहां ऑब्जेक्ट रखा, मुझे एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, यहां से ऐसे यहां बनेगी, ये M1 यही बनाएगा ना इमेज, बोलो बनाएगा कि नहीं। हाँ सर। इसमें एक खास चीज देखिएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, Yes, sir. अगर मैं इस वर्टेक्स को ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों से कनेक्ट कर दूं तो ये साइड कॉमन है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, बताइए। Yes, sir. मतलब कि ये साइड और ये साइड हमेशा बराबर रहेगी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस कॉर्नर से हमेशा सेम रहने वाला है ना, आया ना, समझ में आई बात। इसको देखने का एक और डायरेक्ट तरीका भी था, क्या, आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ो, जरा इस ऑब्जेक्ट को सोचो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, ऐसी ना बनेगी, इसका साइज और इमेज का साइज सेम होगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहने वाले हैं, यस और नो। यस सर। एक और बात क्या है कि सर ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा, मतलब चलो इसको थीटा बोल देता हूँ, ये थीटा भी अल्फा के बराबर रहने वाला है ना। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज देखा हमने कि ऑल इमेजेस विल बी एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ मिरर्स, आया ना, बताइए। यहां पे थोड़ा साथ दे दो मेरा, जवाब दे दिया करो बस। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग निकला, ऑब्जेक्ट एंड
इमेज आर कौन साइक्लिक, एक सर्कल पे लाई करेंगे क्योंकि सबके सब यहां से सेम डिस्टेंस पर है ना। बोलो। Yes, sir. चलो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने दो अभी नोट कर ली, यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना के देखेंगे कि इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। सर मिरर के बीच में एंगल अगर ऑब्ट्यूज रहेगा तो भी डिस्टेंस सेम आएगा। हाँ, क्योंकि मैं जब इस मिरर के द्वारा इमेज देख रहा हूँ तो मैं दूसरे मिरर को तो इग्नोर ही करके बैठा हूँ, है ना। यस सर। तो दूसरा मिरर एक्यूट एंगल पे है, एक्यूट एंगल पे है, ऑब्ट्यूज एंगल पे है, राइट एंगल पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो गया सर। हो गया। चलो फिर इतनी इमेजेस बनेंगी कहाँ पे? ये क्या हुआ? भागा डिलीट करता हूँ, भागा आया था वो। देखो एक जनरल केस लेता हूँ, इसको M1 बोल देता हूँ, इसको M2 बोल देता हूँ। इस पूरे, अच्छा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, सिमेट्रिक नहीं रखता, असिमेट्रिक रखता। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को अगर मैं वर्टेक्स से जोड़ूंगा तो जो भी डिस्टेंस आएगा, जितनी भी इमेजेस बनने वाली हैं, मेरा जितनी भी आने वाला है उसी रेडियस के सर्कल में लाई करेगा, क्योंकि सारी इमेजेस वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, इसी डिस्टेंस पर होंगी, है ना। राइट और रॉन्ग? Yes. ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। चलो अब मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने बोला लेट से ये वाला एंगल आपका 20 डिग्री है और ये वाला एंगल लेट से आपका चलो एकदम ही रैंडम ले लेता हूँ, 32 डिग्री है। ओके बेटा, 52 डिग्री एकदम रैंडम एंगल है, कोई मतलब नहीं इसको 360 डिग्री से, है ना। इसको मैं अल्फा कह देता हूँ, इसको मैं बीटा कह देता हूँ। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 32 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 52 डिग्री, है ना। अब देखो M1 इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा? 20 डिग्री बनाएगा, है ना। यस सर। सो M1 ने बनाई इमेज 20 डिग्री, इसकी इमेज ये M2 कहां बनाएगा? 52 प्लस 20 72 डिग्री पे, राइट। हाँ सर। तो यहां से 72 डिग्री एंगल पीछे इमेज बनाई M2 ने, उसकी इमेज M1 कहां बनाएगा? 72 प्लस 52 कितना हो गया? 124 डिग्री। समझ में आया कुछ? वही पैटर्न रिपीट हो रहा है ना जो पहले पढ़ चुके हैं पैरेलल मिरर्स का, वहां पे डिस्टेंस था, यहाँ एंगल्स हैं, है ना। बोलो। यस Yes, सर। sir. फिर इसमें और 52 ऐड कर दो तो M2 बनाएगा, कहाँ बनाएगा? 176 डिग्री पे। इसमें और 52 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 228 डिग्री, राइट। ऑब्वियसली 228 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री से ज्यादा, मतलब मिरर के सामने इमेज बनाता है क्या मिरर? नहीं ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। यहाँ पे मैंने लिखा था, बोला था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉर ईच मिरर इज रियल एंड ऑल इमेजेस आर वर्चुअल। लिखाया था कि नहीं लिखाया था? यस सर। चलो फिर क्या होगा? तो ये
M1 पे जो पहली इमेज बनी उसके तो रास्ते सारे क्लियर हो गए। M2 कैसे इमेज बनाएगा? 32 डिग्री पीछे। राइट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज M2 कहाँ बनाएगा? 32 डिग्री पीछे। उसकी Yes, इमेज sir. M1 बनाएगा 32 प्लस 52 84 डिग्रीज पे। उसकी इमेज M2 फिर से बनाएगा 84 प्लस 52 136 डिग्रीज पे। इसकी इमेज फिर से M1 बनाएगा 136 प्लस 52 कितना हो गया? 188 डिग्रीज। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 180 से बड़ा हो गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन गई? कितना हो गया बताइए तो। आया ना? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? हम्म। चलो तो एक केस और देख लेते हैं। सर रुकिए सर। बहुत स्लो कॉपी करते हो यार। हो गया सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म। ये 25 डिग्रीज है, ये 35 डिग्रीज है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये M1 है, ये M2 है। इमेज की लोकेशन बनाना शुरू करें। M1 में पहली इमेज कहाँ बनेगी? 35 डिग्री बनेगी, हाँ या ना? हाँ ना बोलते जाओ, इतना आसान चीज पढ़ा रहा हूँ। यस। इसकी इमेज M2 बनाएगा, कहाँ बनाएगा? 35 प्लस 60 95 डिग्रीज पे। उसकी इमेज फिर से M1 बनाएगा कहाँ? 95 प्लस 60 155 डिग्रीज पे। राइट राइट या यस रॉन्ग? सर। इसके आगे लेके जाओगे प्लस 60 ऐड करोगे तो कोई इमेज नहीं बनेगी क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, M2 से शुरू करते हैं। M2 में पहली इमेज कहाँ बनेगी? 25 डिग्रीज पे। इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 60 85 डिग्रीज, फिर 85 प्लस 60 145 डिग्रीज। राइट, फिर इसकी इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी? सही है, 6 6 बनी ना? 6। पर बननी तो चाहिए थी 5। आया 6 कैसे? क्योंकि अगर आप यहां से 155 डिग्री पीछे गए और यहां से 145 डिग्री पीछे गए तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 300 डिग्री हो गया, है ना? और इधर 60 तो टोटल कितना हो गया? 360 हो गया कि नहीं हो गया? ये जो दोनों इमेजेस है ना, ये आपकी कोइंसाइड कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि 155
145 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आई बात? कॉपी कर लो इसको। सर हो गया सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। पक्का? तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बन गई हमारी? 6 बन गई है ना बेटा? सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ है ऑब्जेक्ट और इमेज की। सॉरी 6 नहीं बनी, 5 बनी है ना। 6 में से आप यहाँ क्या करोगे? 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यही सिखाया था ना कि अगर n इवन होगा तो अंत में आखिरी की जो 2 इमेजेस बनेंगी कोइंसाइड कर जाएंगी और नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? n-1, राइट? यस सर। देखो, बात ये है कि जब आप नॉर्मल क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस कर रहे होगे ना, उसमें भी आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आखिरी वाली 2 कोइंसाइड तो नहीं कर गई। तो बेसिकली आपको ये दोनों एंगल और ये बीच वाला एंगल ऐड करके देखना होगा कि कहीं ये वैल्यू 360 डिग्री आ रही है क्या। अगर 360 डिग्री आएगी तो आखिरी की 2 कोइंसाइड कर जाएंगी और उसके बाद आप नंबर ऑफ इमेजेस को एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दीज डू नॉट कोइंसाइड। क्यों नहीं कोइंसाइड करी? इस केस में नहीं करी क्योंकि एज 124 प्लस 176 प्लस 52 इज नॉट इक्वल टू 360। ओके, समझ में आया? यस सर। बस यही फंडा है। तो मल्टीपल मिरर्स इमेज कैसे बनाती है भी आपने देख लिया। सो एक और केस देख लेते हैं, केस 4 है ये। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स। अब ऐसा कैसे होगा? ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी इस तरीके के अरेंजमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। कैसे? ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं और ये जेड एक्सिस मान लेते हैं। ये वाला प्लेन एक मिरर है M1 एक्स वाई प्लेन, सॉरी एक्स जेड प्लेन, एक एक्स वाई प्लेन एक मिरर है और एक वाई जेड प्लेन भी आपका एक मिरर है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इनको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि हमारे पास सोचने के लिए जगह हो, थोड़ी लिखने के लिए जगह हो। मिरर्स कौन कौन से हैं? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बता सकता कोई मेरे को? आपके रूम में 2 एडजेसेंट वॉल्स और एक रूफ या फिर फ्लोर, ठीक है? रूफ या फ्लोर, समझ में आया? 3 मिरर्स कैसे अरेंज्ड है? कोई तो बोल दो सर समझ में आ गया।
Yes. हाँ सर। अब इसमें मैं अगर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो क्या होगा? ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है इस एक्स वाई प्लेन पे, तो इसके नीचे सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? ये x है, ये y है और ये z है, तो ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? x कॉमा वाई कॉमा जेड हुए हैं, हाँ या ना? हम्म, यस सर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x कॉमा माइनस वाई कॉमा जेड। बेसिकली जब एक्स जेड प्लेन में इमेज बनेगी तो उसके नॉर्मल मतलब y डायरेक्शन में पोजीशन उल्टी हो जाएगी, राइट? जब वाई जेड प्लेन में इमेज बनेगी तो उसका नॉर्मल मतलब x डायरेक्शन में इमेज उल्टी हो जाएगी, सॉरी पोजीशन उल्टी हो जाएगी, है ना? है ना, बोलो। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा, ये डिस्टेंस x है, तो इमेज यहाँ पर x डिस्टेंस और पीछे बन जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? माइनस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सिमिलरली जब एक्स वाई प्लेन बनाएगा तो z उल्टा हो जाएगा, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन का, उसके और पीछे इमेज बनेगी, हाँ या ना, बोलो। यस सर। अब इन इमेजेस की दोबारा से इमेज बनेगी, ठीक है? तो नंबर ऑफ इमेजेस तो खूब सारी बन सकती हैं। मिरर M1 की M2 में, M1 की M3 में, M2 की M1 में, M2 की M3 में, M2 की M3 में, सॉरी M3 की M2 में, M3 की M1 में, है ना? और M1 की M2 में बनी उसकी इमेज M3 में, M3 की M2 में बनी उसकी इमेज, समझ गए ना कितने कॉम्बिनेशन है ना? लाइट टोटल 3 बार रिफ्लेक्ट हो सकती है ना, बताया था ना लास्ट क्लास में, बोलो। यस सर। यस सर। तो नंबर ऑफ इमेजेस बहुत सारी बन सकती हैं, पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर एक चीज, आप बताइएगा अगर आपको समझ में आ गया तो। कोइंसाइड भी बहुत सारी करेंगे, पर होगा क्या? जो भी इमेज बनेगी इसी क्यूब में बनेगी ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा जेड, माइनस एक्स माइनस वाई जेड, माइनस एक्स जेड वाई माइनस जेड, इस तरीके की बनेगी ना सारी की सारी इमेजेस। तो इफेक्टिवली सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो एक क्यूब में, क्यूबॉइड में बनने वाली है, राइट? क्यूबॉइड के कितने वर्टेक्स Yes. होते हैं? 8 होते हैं, उसमें से एक पे ऑब्जेक्ट रखा है, बाकी सब जगह इमेज है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई? 8 माइनस 1 7। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, ये वाली इमेज माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा माइनस एट पे कब बनेगी? जब मिरर M1 सॉरी जब लाइट रेज M1 M2 M3 तीनों से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तब किसी भी ऑर्डर में हो जाए, पहले M1 फिर M2 फिर M3, पहले M2 फिर M1 फिर M3, पहले M2 फिर M3 फिर M1, पहले M3 फिर M1 फिर M2, पहले M3 फिर M2 फिर M1, किसी भी ऑर्डर में हो जाए इमेज यही बनेगी, ठीक है? क्योंकि तीनों रिफ्लेक्शन क्या करेंगे? एक एक कोऑर्डिनेट को उल्टा कर देंगे, है ना? समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो आगे बढ़ूं फिर, आगे बढ़ूं? रुकिए।
हो गया सर। हो गया। चलो फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स हो गए। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की। वेलोसिटी ऑफ इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इनफैक्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम लोग केस 1 लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, इस केस 1 का भी फर्स्ट केस ए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नॉर्मल। क्या है, ये हमारे पास मिरर है, यहां पर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट is moving along the normal with velocity, let's say u, small u। तो इसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ये मुझे बताना। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। No, sir. तो मैंने बोला लेट्स से ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस भी x होगा, है ना। मैं अगर यहां पर ओरिजिन ले लूं विथ इधर प्लस डायरेक्शन इधर माइनस डायरेक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको मैं कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करूं। कैपिटल यू क्या है मेरा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? और कैपिटल वी क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि कैपिटल यू आपका माइनस एक्स है और कैपिटल वी आपका प्लस एक्स है। कोई दिक्कत? सिंपली आपका जो v है वो माइनस एक्स के, सॉरी माइनस यू के बराबर है, राइट। कोई दिक्कत? नो सर। दिस इंप्लाइज dv by dt is equal to minus times du by dt, which means velocity of image is equal to minus u, right। तो अगर मैं इसकी पोजीशन वेलोसिटी इधर मानता हूं v, इसकी वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में अज्यूम करी, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में अज्यूम करी, वो आ गया कितना, माइनस यू। तो मतलब इमेज उल्टा जाएगी। समझ में आई बात? है ना। बोलो। No, sir. आगे बढ़े। यस सर। तो फर्स्ट का बी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर्स, पैरेलल टू मिरर। ये मेरा मिरर है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है और ये मिरर के पैरेलली इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। ओके बेटा।
तो क्या होगा, हमें पता है कि जो इमेज है उसमें जब मिरर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो इमेज यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, राइट। सो क्लियरली y of image is simply equal to y object. This means velocity of image will be equal to velocity of object, right? So mirror के along तो velocity उल्टी हो जा रही है, but mirror के पैरेलल, सॉरी मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी उल्टी जा रही है, पर मिरर के पैरेलल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े। रुकिए। तो इसमें क्या हुआ सर? क्या तो इसमें क्या हुआ? हम बोल रहे हैं कि यार जो ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ था। ऑब्जेक्ट अगर y डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो इमेज भी y डिस्टेंस ऊपर जाएगा, है ना। हाँ सर। सो y ऑफ इमेज इज इक्वल टू y ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब y डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी इक्वल। डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो कर सकते हो, आप लोग खुद से लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब केस 2 आएगा। मिरर इज मूविंग, ठीक है। तो सेकंड का केस ए, मिरर मूव्स along नॉर्मल। अगर मिरर नॉर्मल के लॉन्ग मूव करता है तो क्या होगा, ये हमारा मिरर है, इधर मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी v से, कोई दिक्कत? तो क्या होगा देखिए जरा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो मैंने जो रेस्ट पर है उसी को मैंने अपना एक्सिस मान लिया। मैंने बोला इधर की तरफ मेरा एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ मेरा वाई एक्सिस है। मैंने बोला लेट्स से ये वाला डिस्टेंस आपका ए है, तो अच्छा ये क्यों बोल रहा हूँ, उसको मैं डिस्टेंस को मैं क्या बोलूँ, एक्स वाई तो यहाँ यूज़ कर लिया मैंने, डिस्टेंस को मैं आर बोल देता हूँ। तो इमेज भी यहाँ से आर डिस्टेंस पर ही होगी ना, राइट। कोई दिक्कत? सो अब यहाँ पे क्योंकि मिरर की वेलोसिटी इधर है, मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू माइनस डी आर डी टी, यस और नो, बिकॉज v इज द रेट एट विच दिस डिस्टेंस r इज डिक्रीजिंग। नाउ पोजीशन ऑफ इमेज कितना है, 2r है, ये r प्लस एक और r, therefore velocity of image is equal to d dt of position of image या x image, that is equal to 2 dr dt. Now dr dt is minus v, that is equal to minus 2v, मतलब इमेज इधर आएगा वेलोसिटी 2v से। तो इमेज की वेलोसिटी मिरर की डायरेक्शन में ही है, मिरर की नेगेटिव थी तो इसकी भी नेगेटिव है, मिरर की पॉजिटिव कर दोगे तो इसकी भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है।
सो इमेज की वेलोसिटी मिरर के डायरेक्शन में ही है और डबल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल के अलॉन्ग जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था सेम वेलोसिटी से, पर नॉर्मल के अलॉन्ग अगर मिरर मूव कर रहा है तो इमेज उसकी डबल वेलोसिटी से मूव करेगा सेम डायरेक्शन में। वहां पर स्पीड इक्वल थी, डायरेक्शन उल्टा था, यहां डायरेक्शन सेम है, स्पीड डबल है। ओके, ध्यान रहेगा। यस सर। बिल्कुल ऐसा ही केस हमने देखा था रोटेशन के केस में, कि जब हमने इंसिडेंट रे को रोटेट किया था तो जितने से इंसिडेंट रे रोटेट करी थी उतने से मिरर भी रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करी थी, अपोजिट सेंसर रोटेट की थी। रे को इधर रोटेट किया था इंसिडेंट रे को, तो रिफ्लेक्टेड रे उधर रोटेट करी थी, राइट। लेकिन अगर मैं मिरर को रोटेट किया था तो रे डबल एंगल से रोटेट करी थी, सेम सेंस में रोटेट करी थी। सेम हालत यहां पे भी है ना। याद रहेंगे ना सारे फॉर्मूले, मैं फॉर्मूले रिलेट कर दे रहा हूँ, हालांकि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन है इनके बीच में, कोई ट्रू रिलेशन नहीं है, बट समझ में आ रहा है सबको। यस सर। यस। हम्म, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मिरर मूव्स अलोंग नॉर्मल, देख लिया। सेकंड का बी, मिरर मूव्स इन इट्स प्लेन, मतलब ये मिरर है और मिरर अपने ही प्लेन में मूव करेगा। यहां पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मिरर कितना ही मूव करे, नॉर्मल यही रहने वाला है, मिरर से डिस्टेंस यही रहने वाला है, तो इमेज की डिस्टेंस मिरर से इसी पॉइंट से उतनी रहने वाली है। सो अगर मिरर अपने नॉर्मल के अलॉन्ग मूव करेगा तो इमेज क्या होगी, स्टेशनरी रहेगी। ओके, कोई दिक्कत? हो गया सर। हो गया, बढ़ो आगे। यस सर। सो अब है जनरल केस, जिसमें सब कुछ मूव करेगा, हम बस इमेज की वेलोसिटी लिख देंगे, ठीक है। ये कोई खास कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, इसलिए फटाफट कर रहा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी इधर v1 है, इधर v2 है। मिरर की वेलोसिटी इधर v3 है, इधर v4 है। तो इमेज कैसे मूव करेगा, इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी पता है? मिरर की वजह से 2v3 इधर, v4 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। समझ में आ रही बात? हाँ सर। ऑब्जेक्ट की v1 इधर की वजह से इमेज की वेलोसिटी v1 इधर, और v2 इधर की वजह से v2 इधर। सो अगर ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मेरे पास क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू v3 i कैप प्लस v4 j कैप। मुझे पता है मेरा नॉर्मल जो है वो माइनस आई कैप है, तो ऐसे में मेरा जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आया वो कितना आया, 2v3 माइनस v1 आई कैप प्लस v2 j कैप। कोई दिक्कत?
कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है इसमें? कॉपी करो। हुआ कॉपी? Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो अब हमें इस प्लेन मिरर का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको खत्म करना है। बढ़े आगे। Yes, sir. फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, देखो फील्ड ऑफ व्यू ना दो तरीके से डिफाइंड है, ठीक है, और दोनों में आंसर सेम है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो फील्ड ऑफ व्यू इमेज के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो और ऑब्जर्वर के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि ये लेट से मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, और यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है। नाउ फील्ड ऑफ व्यू दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि इस मिरर में जो मेरी इमेज बनेगी वो कितने रीजन से देखा जा सकता है, ठीक है। क्या होगा, मेरी जो इमेज बनेगी इस मिरर में वो यहां बनेगी, और इमेज कब तक देखी जा सकती है, जितनी देर में दूर में ये रिफ्लेक्टेड रह जाएगी उतनी दूर में ना। सो दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू, द रीजन इन स्पेस फ्रॉम वेयर एन इमेज कैन बी ऑब्जर्व्ड, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये मैं था ना, मैं यहां खड़ा होकर कितना रीजन देख सकता हूं, कितने रीजन का इमेज देख सकता हूं, ठीक है। तो बेसिकली इस रीजन में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से एक लाइट रे इस तरीके से ट्रेवल करके यहां तक पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप दोनों तरीके से फील्ड ऑफ व्यू डिफाइन करो, दोनों एक ही है। ओके बेटा, Yes, sir. समझ में आया? सो मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्या, रीजन इन स्पेस फ्रॉम वेयर an object, sorry, an image of an object can be observed, और दूसरी डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं, दूसरी डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं, रीजन इन स्पेस whose image can be observed in a mirror, right? दोनों डेफिनेशन क्लियर है?
कॉपी हुआ? डेफिनेशन लिखो। हो गया सर। हो गया? चलो तो सर उसमें ये सर हाँ बेटा। मतलब बेसिकली अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हम जिस एरिया में हैं, उसी को ना बोलते फील्ड ऑफ व्यू। नहीं नहीं, हम जिसको देख पा रहे हैं, अच्छा ठीक है सर। या जहां से हम देखो, आप जिसको देख पाओगे ना मिरर में, वो भी आपको देख पाएगा। ठीक है? हाँ सर। ठीक है। सो मतलब कि अगर आपके फील्ड ऑफ व्यू में वो है तो उसके फील्ड ऑफ व्यू में आप हो। राइट? हाँ सर। तो बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू के, क्योंकि लाइट का पाथ रिवर्सिबल होता है, इसलिए फील्ड ऑफ व्यू की दोनों डेफिनेशन एक ही है। ठीक है? हाँ ठीक है सर। आगे बढ़े। अब देखो, हाँ फील्ड ऑफ व्यू निकालने का तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका। इमेज की दुनिया में चले जाइए। ठीक है? सिर्फ ये प्लेन मिरर के लिए काम नहीं करता, ये हर मिरर के लिए काम करता है, हर लेंस के लिए काम करता है। आप इमेज की दुनिया में चले जाइए और उसके बाद इस मिरर को खिड़की से रिप्लेस कर दीजिए। जितना एरिया नजर आएगा वो फील्ड ऑफ व्यू। कोई दिक्कत? नो सर। सर। समझ में आया? आसान है कि डिफिकल्ट है ये तरीका? हाँ सर बेटर है। बेटर है ना? चाहे आप मिरर हो, चाहे चाहे सामने प्लेन मिरर हो, चाहे कर्व्ड मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे जो हो, क्योंकि लाइट रिवर्सिबल है। जहां से आपकी इमेज दिखेगी वो इमेज आपको भी दिखेगी। राइट? वो चीज आपको भी दिखेगी, है ना? तो वो चीज आपको दिखेगी तो ये लाइट ऐसे आए या उसका उल्टा ऐसे जाए, बात तो बराबर ही है ना। सो जस्ट आप इमेज की दुनिया में चले जाइए और उस दुनिया से अपनी रियल दुनिया में देखने के लिए ये खिड़की लगा लीजिए। ठीक है? तो जितना एरिया नजर आएगा वो फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है? आगे बढ़े। हाँ सर। तो अब इस पे एग्जांपल देखो। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व आर फुल इमेज। ये क्वेश्चन बचपन में बहुत बार सुना होगा ना आप लोगों ने, कि आपके सामने अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपके सामने मिनिमम कितने साइज का मिरर हो जिससे कि आप अपनी पूरी इमेज देख पाओ, हेड से टो तक। सुना है कि नहीं सुना ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। तो देखो, ये मान लेते हैं वो लड़का है जो अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है एक मिरर में। ये लड़के का हेड है, ये लड़के के टोज हैं, और ये यहाँ पर उसकी आईज है। मुझे पता है आईज इतनी नीचे नहीं होती हेड से, पर डायग्राम बनाने के लिए पूछा है कि इसका अगर टोटल हाइट स्मॉल एच है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये अपनी पूरी इमेज देख पाए, मिनिमम साइज ऑफ मिरर जिससे कि अपनी पूरी इमेज देख पाए। तुम क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा यार एक काम करो, इसके सामने एक बड़ा सा मिरर रख दो। अच्छा, मिरर का डिस्टेंस भी दे रखा है आपसे डी, इसका हमने एक बड़ा सा मिरर रख लो, जितने पोर्शन में पूरी इमेज दिख जाए उतने पोर्शन को काट के रख लो, बाकी को फेंक दो, है ना? यस सर। अब इमेज दिखेगी कैसे? जब लाइट, हेड से जो लाइट आ रही है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आईज तक पहुंचे, और टोज से जो लाइट आ रही है वो भी मिरर से टकरा के आईज तक पहुंचे। राइट? है ना? सो क्लियरली अगर इसको मैं H1 कहता हूं, H1, तो ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये कितना हो जाएगा? H1/2, है ना? चलिए H1/2 लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो हाफ H1 हो जाएगा, है ना? और अगर मैं इसको H2 बोलता हूं
तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, हाफ H2। सो ये टोटल हाइट H डैश कितनी हो जाएगी, हाफ H1 प्लस हाफ H2 दैट इज इक्वल टू कैपिटल H, सॉरी स्मॉल h/2। आया ना, बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ता हूँ। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है जो बहुत फास्टर है इससे। मतलब पिछला वाला भी स्लो नहीं था, बट ये और फास्ट है। ये आई है, ये हेड है, ये टू, और ये है सामने मिरर। काम करो, आई ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर अल्टीमेटली आई है ना भाई। इस आई की इमेज बनाओ और या इस खिड़की से इसको आदमी को देखो। है ना? अब देखो ये एक पैरेलल लाइन है, ये दो सॉरी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना? बोलो। यस तो ये x, ये भी x, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इस तरीके से जब इंटरसेक्ट करती है तो कुछ तो याद होगा आपको कॉन्सेप्ट, की भूल गए हो? नहीं याद है? दिस इज टू, अच्छा सॉरी, सीधे ये लिख सकते हो, दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है, राइट? हाँ सर। क्या बोलेंगे, h by 2x is equal to y by x, this means y is equal to h by 2। सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर और कुछ याद नहीं तो सिमिलर ट्रायंगल लगा दो। नहीं तो आप लोगों ने बचपन में ये भी पढ़ा था कि अगर तीन पैरेलल लाइंस हैं, दिस इज टू दिस इक्वल टू दिस इज टू दिस होता है ना? एंड दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस होता है, ये भी पढ़ा था आपने। डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, नहीं तो सिमिलर ट्रायंगल कोई दिक्कत नहीं। याद है? हाँ सर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर। ध्यान दीजिएगा, ये जो मिरर है ना, तो ये टू से शुरू हो रहा है ना, ये हेड से शुरू हो रहा है। हेड और आई के मिड लेवल से शुरू होकर टू और आई के मिड लेवल पे खत्म हो रहा है, राइट? समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े। सर कॉपी कर रहे हैं। हो गया सर। हो गया? तो अगला एग्जांपल देख लो एक। ये एक रोड है,
इस रोड पे ये कार ट्रैवल कर रही है वेलोसिटी v से। यहाँ पर एक रोड के पैरेलल ऐसे मिरर रखा हूं। इस मिरर की विड्थ w है और यहां पर एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, जो मिरर में इस रोड की इमेज देख रहा है। ठीक है, पूछा है फाइंड द टाइम फॉर विच द image of the car will be visible to the observer। आपको दे रखा है ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस y इक्वल है। ठीक है, सॉल्व करिए। क्या हुआ बोलो, नहीं आया? देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। इस ऑब्जर्वर की इमेज बना दो आप। वाई डिस्टेंस इधर, इसको कितना नजर आएगा रोड, ये रोड नजर आएगी इसे, हाँ है ना? बोलो, ये भी वाई है ना? बोलो ना यार, नहीं यस। चलो, यस सर। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि इस डिस्टेंस को अगर मैं x बोल दूं तो x अपॉन 3y इज इक्वल टू w अपॉन y। कोई दिक्कत? तो मतलब कार जितनी देर तक इस रीजन में रहेगी उतनी देर तक कार की इमेज नजर आएगी। तो टाइम कितना हो जाएगा, 3w/v, है ना? यस तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है बेटा, काफ़ी वैरायटी मैंने करा दी इस चैप्टर में, अलग अलग तरीके की रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट मैंने ऑलमोस्ट पूरे ही कवर कर दिए हैं। सिर्फ कुछ इस चैप्टर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट तो बचे हुए ही हैं ऑब्वियसली, मतलब कि जो मिरर जो कर्व मिरर का कॉन्सेप्ट है वो तो कर्व मिरर में ही आ सकता है। बाकी जो ओवरऑल चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने सारे के सारे ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लो, क्लास ओवर है।